हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल विथ योर स्टडीज़। सो हायर मैथमेटिक्स के इस चैनल में मैं अनिरुद्ध कृष्णा आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस या अनुक्रम बीएससी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के सिलेबस को स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में ये रियल एनालिसिस का टॉपिक होता है, तो हमने सीक्वेंस के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब हम लोग जो है वो सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप एक पेपर, आपके पास कोई भी फेयर पेपर आप बना लीजिए। ठीक है, एक कागज़ आपको लेना है, उस पेपर पे जितने भी आज के क्लास में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इनको थंबनेल बना के आप रख लीजिए, क्योंकि आप आगे चलकर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी या किसी दूसरे एग्ज़ाम को देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं पे भी देते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपके डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में जो है वो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी थ्योरम्स दे रखी है, तो मैं टिप्स पे उन सारी थ्योरम्स को आपको आज करवा के और बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें एक सीक्वेंस के कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस से। ठीक है, आज की क्लास में हमें लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस पढ़ना है। वैसे मैं ये जो भी नोट्स बना रहा हूँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे मेरे वीडियो का, तो उसमें आपको ये सारे नोट्स वैसे पीडीएफ फाइल में भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसे ही वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और तो अपने फ्रेंड्स और बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बहुत इजी सी एक लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ। लगभग आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में ये सारी डेफिनेशन मिलेगी। आपकी जो सिलेबस की बुक है उसमें इतना अच्छे से डीपली नहीं दे रखी होती है चीज़ों को, तो मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ डीपली समझाता भी हूँ और डेफिनेशन भी बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक सीक्वेंस ए एन है। ठीक है, ए एन सीक्वेंस जो है हम बोलते हैं कि इज़ ए सीक्वेंस। ठीक है, ए एन इज़ ए सीक्वेंस। ठीक है, और एक एल जो है वो रियल नंबर जो है, रियल नंबर हम एक एल ले लेते हैं। ठीक है, एल बिलोंग्स टू एक रियल नंबर ले लिया, सपोज करें हमने। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस सीक्वेंस ए एन का ये एल लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा? जब हम ये बोल सकते हैं कि ए एन और मतलब इस सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म यदि हम बोलें ए एन को, तो ए एन माइनस यदि एल का डिस्टेंस चेक किया जाए, इन दोनों के बीच की दूरी चेक की जाए, वो दूरी हमेशा यदि एक चुने गए एप्सिलॉन से लेस होती है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि ये सीक्वेंस ए एन पर कन्वर्जेंट करेगी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा समझने के हिसाब से ये डेफिनेशन ऐसे अटपटी लगेगी कि कौन सा डिस्टेंस चेक किया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप थोड़ा सा मेरे वर्डिंग्स पे जाइए। ठीक है, ए एन माइनस एल, इट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, ए एन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए एन एंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, वो हम यहाँ पे एल कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का यदि डिफरेंस चेक किया जाए तो वो यदि एप्सिलॉन से लेस है, प्रोवाइडेड ये कि फॉर ऑल एन का वैल्यू जो है वो एक फिक्स नंबर एम के बाद में होना चाहिए। ठीक है, आपको एक एम उस सीक्वेंस में ज़रूर मिलेगा कि उस नंबर एम के बाद का आप कोई सा भी टर्म उठा लीजिए, उस सीक्वेंस के सारे टर्म्स उस नंबर एम के बाद के, और लिमिट जो बनना चाहता है उस सीक्वेंस एल की, जैसे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो उस चुने गए एप्सिलॉन से हमेशा लेस होता है, प्रोवाइडेड ये है कि एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। क्लियर गाइस, आपको समझ में आ गई ये सारी चीज़? ठीक है, तो इस डेफिनेशन को एक थंब रूल बना के रखिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल डेफिनेशन है। ठीक है, काफ़ी जगह काम में आती है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो आपकी बुक में जस्ट डेफिनेशन लिख के ये सारी चीज़ें छोड़ दी जाती है, तो अभी मैं समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए होता क्या है कि एक सीक्वेंस जो है, आप दूसरी कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं ना, एनपी बाली वगैरह, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या इसका मतलब है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक सीक्वेंस के मान लो ये बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हैं। ठीक है, आपको इसने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर टर्म में आपको एक टर्म, ये जैसे गोला में यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये एक एम मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने 1 2 3 करते करते ऐसे चलते गए, आपको एक एम ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है,
इसके आगे के टर्म्स यदि आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके आगे के टर्म मतलब n का वैल्यू यदि आप बोलें कि या तो m ही हो जाए या m से बड़ा आप चूज कर लीजिए, मतलब इन सारे टर्म्स की वो बात कर रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे am हो गया, ठीक है, तो इन सारे टर्म्स की बात वो कर रहा है। तो यदि आप इसके आगे के कोई से भी टर्म को लेते हैं और जो पॉइंट या जो रियल नंबर उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बनना चाहता है, तो आप उसके आगे के सारे टर्म्स का डिफरेंस इस l से लेंगे। इट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइंड an माइनस l, ठीक है, और वो वैल्यू जो है ना वो एक पॉजिटिव रियल नंबर से हमेशा कम ही आएगा। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सीक्वेंस में आगे ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे जिससे लिमिट का l का जो मतलब जो पॉइंट रियल नंबर लिमिट बनना चाहता है उसका डिफरेंस जो है वो कुछ ना कुछ तो उन दोनों के बीच में गैप जो है वो स्मॉल गैप जो है वो ऑलवेज अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये इसका एक पोस्टमार्टम हो गया इस डेफिनेशन का, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। तो आप जस्ट इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट m के बाद में यदि उस सीक्वेंस के टर्म्स का डिफरेंस उस पॉइंट l से लिया जाए तो ये डिफरेंस उस चुने गए एप्सिलॉन से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये इसका सिंपल सा एक जो है वो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये हमें लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ये सारे जो नोट्स हैं मैं आपको ज़रूर वो पीडीएफ इसकी बना के और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको चाहिए हो तो। और बाकी एक पेपर रखिए और ये नोट्स तो आप ज़रूर अपने हैंड राइटिंग में खुद बना के रखिए, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए क्या करना है, आगे वाले टॉपिक को हमें कंटिन्यू करना है। तो लिमिट के बाद में हम आते हैं कन्वर्जेंस के बारे में, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जो है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, एक सीमा का या सॉरी अनुक्रम का अभिसरण इसको हम हिंदी में बोलते हैं। कुछ लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो मैं हिंदी में भी साथ साथ में बोल रहा हूँ, इसे हम अभिसरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बुक का नाम है कन्वर्जेंस थ्योरी अभिसरण सिद्धांत, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस इसी पे बनेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि यदि किसी सीक्वेंस an के लिए हम ये बोलें कि उसका लिमिट यदि L एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, L जो है वो यूनिक है, यहाँ पे अद्वितीय है, ठीक है। तो इस स्थिति में अपन बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो an है ना वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बच्चों ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर से, जो भी लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ इन नोट्स को बना के रखिए, ठीक है, ताकि ये आपके आगे भी यूज़फुल हो। सीक्वेंस का टॉपिक जो है वो आज की क्लास के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे ही बेस्ड है, इसके अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना होता है आपको, ठीक है। तो an जो है वो आपका किस टाइप का हो जाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। क्या मतलब हो गया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरे वर्ड्स को। इफ़ ए गिवन सीक्वेंस an, ठीक है, इफ ए गिवन सीक्वेंस an हैज़ ए यूनिक लिमिट l, और यू कैन से इफ ए सीक्वेंस an हैज़ ए लिमिट l, ठीक है, या हैज़ द लिमिट l, द बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि लिमिट जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। हैज़ द लिमिट l देन an सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट का मैं ऐसा सिंबल बनाता हूँ CGT, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सिंपल सी ये डेफिनेशन है। तो कन्वर्जेंट और कुछ नहीं होता, जस्ट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि एक सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब द लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के अंदर। इसी रियल एनालिसिस का जो अगला पार्ट है वो है एक इम्पॉर्टेंट टूल हमें और पता होना चाहिए सीक्वेंस का कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, जो कि है मोनोटोनोसिटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एकदिष्टता। तीसरा पॉइंट आज की क्लास का हमारा इम्पॉर्टेंट है मोनोटोनोसिटी, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ ताकि अब आगे हायर क्लासेस में मैथ्स जो वो इंग्लिश में ही चलती है, बट फिर भी थोड़ा सा हैबिचुअल आपको बनाने के लिए मोनोटोनोसिटी या फिर इसको अपन बोलते हैं एकदिष्टता, ठीक है, एकदिष्टता। तो देखिए एकदिष्टता क्या मतलब होता है इसका। देखिए एकदिष्टता क्या होती है कि जैसे ही कोई सीक्वेंस an की बात करें हम लोग, ठीक है, ये an सीक्वेंस है, ठीक है, इसके कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आपको पता है a1 a2 a3 इस टाइप से चलेंगे इसके सारे टर्म्स, a1 a2 से a3 एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। ये इसके टर्म्स हो गए। बीच में कहीं पे आप देखेंगे कि an भी आ जाएगा और फिर आगे वाला an+1 भी होगा, और सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये कंटिन्यू आगे तक भी चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज अ गिवन सीक्वेंस
एन, ठीक है। अब मोनोटोनिसिटी एकदिष्टता क्या होती है कि यदि एक सीक्वेंस का जो नेचर है ना वो इंक्रीजिंग टाइप का हो, या फिर जो सीक्वेंस का नेचर है ना वो डिक्रीजिंग टाइप का हो, और ये डिक्रीजिंग भी किस टाइप का हो, स्ट्रिक्टली हो, ठीक है। स्ट्रिक्टली का मतलब ये हो गया कि यदि वो बढ़े तो फिर बढ़ता ही रहे, घटे तो फिर वो घटता ही रहे, तो उस सेंस में अपन यहाँ पे मोनोटोनिसिटी या एकदिष्टता डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं और अच्छे से इसको ब्रॉडर वे में बताऊं तो मोनोटोनिसिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है यहाँ पे जो है वो इंक्रीजिंग मोनोसो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं आप इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलें तो एक दिष्ट वर्धमान भी बोल सकते हैं आप। अभी शुरुआत में मैं हिंदी मीडियम के जो वर्ड्स है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिष्ट वर्धमान, ठीक है, ताकि आपको समझने में कहीं कोई डाउट नहीं रहे। एक दिष्ट वर्धमान बोलते हैं। तो एक दिष्ट वर्धमान क्या होता है कि यदि एक सीक्वेंस के जितने भी पद है वो जैसे नाम से पता चल रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में हो तो उसे हम बोल देते हैं इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो इफ ए सीक्वेंस हैविंग द टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इट मीन्स आप ये देखें तो A1 इज लेस देन A2 इज लेस देन A3 एंड लेस देन कंटिन्यू आप चल रहे हैं, और ये हो जाएगा AN इज लेस देन AN प्लस 1, ठीक है, एंड डैश डैश कंटिन्यू, देन द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एक दिष्ट वर्धमान या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, बराबर नहीं हो सकते हैं कोई भी दो पद, या तो ज़्यादा होना चाहिए या फिर जो है वो कम होना चाहिए, मतलब इसमें जो है वो ऑर्डर्ड रिलेशन फॉलो होना चाहिए, या तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर या फिर स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, ठीक है। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर एक दिष्ट वर्धमान सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं नटशेल में, AN इज लेस देन AN प्लस 1 देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये इसका एक थंब रूल हो गया जो आपको मेनली ध्यान में रखना होता है। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक सिमिलरली हम जो है बी पॉइंट देखते हैं, स्ट्रिक्टली जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस किसको बोलते हैं, तो वो चेक करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर एक दिष्ट हासमान, ठीक है। डिक्रीजिंग को अपन हासमान बोलते हैं, तो दिस इज एक दिष्ट हासमान। क्लियर है। तो एक दिष्ट हासमान को देख लेते हैं। एक दिष्ट हासमान का क्या मतलब होता है। सपोज करें आपको एक सीक्वेंस AN दे रखा है और उसके जो टर्म्स है ना वो इस टाइप से हैं कि सारे टर्म्स लेस के फॉर्मेट में चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि यदि A1 देखें तो वो ज़्यादा है A2 के कंपैरेटिवली, और A2 ज़्यादा है A3 के कंपैरेटिवली, और A3 ज़्यादा है इससे, और ऐसे ही चलते गए तो AN जो है वो ज़्यादा है AN प्लस 1 से, ठीक है, और डैश डैश ऐसे ही कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि हर एक जो पद है ना वो पिछले वाले पद के कंपैरेटिवली आगे वाला पद कम मिल रहा है आपको, ठीक है। ईच एंड एवरी टर्म इन कंसेक्यूटिव वे आप यदि चेक करते हैं तो उसमें आगे वाला टर्म जो है ना वो प्रीवियस वाले से जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यदि AN का वैल्यू मतलब आगे वाला जो टर्म है वो जो है वो पीछे वाला टर्म हम देखें वो आगे वाले के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, ठीक है, प्रीवियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉरवर्ड वन, और आप बोल सकते हैं नेक्स्ट वन, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने देखा, ठीक है। आप लोग बहुत इसमें समझ रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, ये एकदिष्टता का कॉन्सेप्ट तो हम 11-12 से पढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है हमें, हम लास्ट क्लास में बाउंडनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक बहुत शानदार सा रिजल्ट यहाँ पे हमें मिलता है जो टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से मेरा मतलब स्टैंडर्ड बुक से नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स में डेफिनेटली ये चीज़ें दी हुई होती है, बट हम जितने भी यूनिवर्सिटी में लोकल बुक्स चलती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व करना है, या वो लोग भी जो बुक बनाते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे रिजल्ट्स आप खुद बनाएं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि A1 ये है, A2 ये है, A3 ये डैश डैश कंटिन्यू चल रहा है। बच्चों यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कि इस सीक्वेंस में जो है ना वो एक नंबर आपको A1 मिल रहा है, ठीक है। इस सीक्वेंस के सारे नंबर है ना वो इस नंबर से तो बड़े ही हैं, ठीक है। A1 जो है वो यहाँ पे सबसे स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है ना वो किस टाइप की सीक्वेंस होगी स्टूडेंट्स, बाउंडेड
बिलो सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है कि जो भी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी ना, तो क्वेश्चन में तो नहीं देगा आपको, ठीक है, लेकिन आप उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करके खुद बना लेंगे कि ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड बिलो है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस के लिए अपन बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो किस टाइप की होगी, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस होगी। क्लियर है स्टूडेंट सबको? ठीक है, तो ये नोट्स आप बना के चलिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। आपका कोई क्वेश्चन जब भी आप मैथ्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आगे, तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, आप स्कूल लेक्चरर की बात करें, कॉलेज लेक्चरर की बात करें, जो भी एग्जामिनेशन आपको फ्यूचर में फ़ाइट करने होते हैं, ठीक है, नेट की बात करें या जैम की बात करें, गेट की बात करें, तो जो भी एग्ज़ाम में रियल एनालिसिस होता है तो उसमें ये सारे टूल्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे यहाँ पे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अंडरस्टूड है, आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, लेकिन आपको समझना है वहाँ से कि वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो होता है, और जब भी कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो वो बाउंडेड अबोव सीक्वेंस होता है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो ये बात होती है हमारी मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट क्लास, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैं कुछ आपको रिजल्ट्स बना के दूंगा, वो रिजल्ट्स आपको थंब रूल बना के चलने, और ये जो चीज़ आज की क्लास में हमने पढ़ी है ये एक पेपर आपके लगेगा, मैंने खुद ने बना रखा है ये पेपर आप जो है वो ऐसा बना के रखिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे हो जाएंगे, और फ्यूचर में भी आपके लिए यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट देखिए, तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक लिमिट होगी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है विच इम्प्लाइज यूनिक लिमिट। ठीक है, कन्वर्जेंट जो है वो यूनिक लिमिट रखेगा। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, ये अब बुक में नहीं होगा, फिर से देखो लिख के नहीं देगा, लेकिन आपको ऐसा इंटरप्रिटेशन खुद ऐसा मीनिंग निकालना है कि यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास पक्का है कि यूनिक लिमिट होगी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके पास यूनिक लिमिट है तो वो कन्वर्जेंट होगा। मैथ्स में बहुत सारी ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी आगे जाके जो यूनिक लिमिट पॉइंट भी रखेगी लेकिन फिर भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्स आप बोलें तो क्या हो जाएगा, ये आपको अब समझना है। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, आप ये देखेंगे कि नॉट यूनिक लिमिट पॉइंट, ठीक है, यूनिक लिमिट, ठीक है, लिमिट पॉइंट नहीं, सॉरी, नॉट यूनिक लिमिट, ठीक है, विच एम्प्लाइज, ठीक है, इसका क्या रिजल्ट होगा, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा एक टूल हमारे पास मिल गया है कि जब भी कोई सीक्वेंस होगी तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे ना कि उस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। यदि वो यूनिक लिमिट नहीं रखता है, उसकी दो लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, जिसकी एक से ज़्यादा लिमिट आएगी वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता। और इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, ये -1 टू द पावर n, आप देखते हैं कि इसकी दो लिमिट आती है, एक तो आएगी -1 और एक आएगी +1। जब n का वैल्यू आप देखते हैं कि इवन हो, सम संख्या हो, तो जो है 1 होगा, और ठीक ऐसे ही जब आप n का वैल्यू ऑड लेते हैं, विषम लेते हैं, तो उस केस में जो है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप देखते हैं इसकी कितनी लिमिट हो गई, इसकी दो लिमिट हो गई, एक तो +1 हो जाएगी और एक जो है वो -1 हो जाएगी। तो इसकी लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्लियर है ये? तो ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा कन्वर्जेंट पे बेस्ड था। सेकेंड रिजल्ट जो है वो भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रिजल्ट देखिए कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, इट मींस कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड। ठीक है, यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यदि नॉट बाउंडेड है, ठीक है, क्लियर ना, नॉट बाउंडेड है, इट मींस वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट, ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, क्लियर आप सबको, नॉट बाउंडेड इट मींस नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो गया यहाँ पे। सिमिलरली जो थर्ड रिजल्ट है
ये भी हम अभी एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। मतलब ये हो गया आपको, चलो एग्जांपल साथ में क्लियर करते हुए चलता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल आप ले लेते हैं कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है n, सिंपल सा सीक्वेंस है। आपको बताया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है क्योंकि इसके टर्म्स तो बढ़ते ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाएगा। इट मीन्स ये नॉट बाउंडेड है। और जब नॉट बाउंडेड है, जब इसका ऊपर का बाउंड ही हमें पता नहीं है, ये तो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉट बाउंडेड और नॉट बाउंडेड है। इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। देन थर्ड रिजल्ट हम देखते हैं क्या होगा। थर्ड रिजल्ट क्या है कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ। मेरा मतलब यहाँ मोनोटोनिक से है। मोनोटोनिक का वर्ड जो है वो स्ट्रिक्टली के काम में आता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली का क्या मतलब हो गया कि यदि कोई सीक्वेंस बढ़े तो फिर वो बढ़ता ही रहे, फिर वो कम नहीं होना चाहिए या बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, और यदि वो बाउंडेड अबोव है, ठीक है, ये बाउंडेड अबोव है, ठीक है, बाउंडेड अबोव, दो चीज यदि इस सीक्वेंस के अंदर है, ये पहली चीज तो क्या होगी, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबो। अब बाउंडेड अबो क्यों चेक करवा रहा है वो, क्योंकि आपको ये तो पता ही है, अभी हमने ऊपर भी ये रिजल्ट देखा था पिछली स्लाइड में, कि जब भी कोई सीक्वेंस बाउंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है तो वो बाउंडेड बिलो तो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन वो आपको ये दे देगा, बाउंडेड अबो। देन जो सीक्वेंस है ना आपका, वो किस प्रकार का होगा, उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और न्यूमेरिकल्स हमारे इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा। अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, या फिर आप बोल सकते हैं कि अपने सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, अभी मैं इसको भी समझाऊंगा क्या इसका मतलब होता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या हो गया कि यदि बाउंडेड अबव है और साथ साथ में यदि वो सीक्वेंस जो है वो आप देखें कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया। ऐसे ही हम फोर्थ रूल की बात करते हैं। इसी का एक रिवर्स रिजल्ट और हो जाएगा डिक्रीजिंग के लिए, कि यदि एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बाउंडेड अबव तो होगा ही होगा। अब बाउंडेड अबव होगा तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन हमें क्या चाहिए होगी, बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड बिलो यदि कंडीशन और हमने कैसे भी करके चेक कर लिया मैथ्स लगा के, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा। और वो कन्वर्जेंट किस पे होगा, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने इनफीमम या जीएलबी पर कन्वर्ज करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इनफीमम, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया फोर्थ रिजल्ट का, ठीक है। देन फिफ्थ रिजल्ट की बात करें तो फिफ्थ रिजल्ट क्या हो गया कि जैसे हम ये बोलते हैं कि एक सीक्वेंस जो है वो ऑब्जर्वेशन है। फिफ्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो रिजल्ट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और शुरुआत वाले दोनों तो क्या रही, ठीक है। अब एक फिफ्थ रिजल्ट ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट तो क्या, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि इफ़ ए सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ठीक है, यदि कोई सीक्वेंस है वो डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे और वो बाउंडेड बिलो है, ठीक है, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ कि यदि एक सीक्वेंस, चलिए मैं लिख देता हूँ कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, वो सपोज करें ए एन है, ठीक है, ए एन जो है वो सपोज करें डाइवर्ज है इन्फिनिटी पर, ठीक है, डाइवर्ज है इन्फिनिटी पर। तो इसका कंक्लूजन ये होता है कि वो डाइवर्ज इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब पक्का है कि वो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबोव नहीं है, ठीक है, बाउंडेड अबोव नहीं है, लेकिन वो बाउंडेड बिलो ज़रूर होगा, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वो सीक्वेंस जो है वो किस टाइप का होगा, बाउंडेड बिलो तो होगा, ठीक है, बिलो तो होगा बट नॉट बाउंडेड अबोव, ठीक है, बट नॉट बाउंडेड अबोव। ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। अगली लाइव क्लास में मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो इन पे बेस सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो बाउंडेड अबोव, बाउंडेड बिलो तो होगा बट बाउंड नॉट बाउंडेड अबोव, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, नॉट बाउंडेड अबोव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नॉट बाउंडेड अबोव, ध्यान रखना, ठीक है, नॉट बाउंडेड अबोव, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हो गया। देन आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ठीक ऐसे ही वो दूसरा एक रिजल्ट आप नेगेटिव के लिए बना लेंगे कि यदि एक सीक्वेंस है और वो माइनस इन्फिनिटी की ओर डाइवर्ज करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बाउंडेड अबोव तो होगा, ठीक है, बाउंडेड अबोव तो होगा लेकिन वो बाउंडेड बिलो नहीं होगा, ठीक है। तो बाउंडेड अबोव तो होगा बट नॉट बाउंडेड बिलो, ठीक है, बट नॉट बाउंडेड बिलो,
ठीक है, नॉट बाउंडेड बिलो। ये हमारे पास फिफ्थ रिजल्ट हो गया। ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी यूज़फुल है ये भी। रिजल्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी। क्वेश्चन ये रिजल्ट नंबर 6 जो है अपना, वो देखिए। छठा रिजल्ट ये है कि यदि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, और वो बाउंडेड अबो नहीं है, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो है लेकिन वो बाउंडेड अबो नहीं है, तो इसका मतलब ये कंफर्म होता है कि वो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इफ़ ए एन इज सीक्वेंस, ठीक है, वो इस टाइप की सीक्वेंस है, वो मोनोटोनिक या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, लेकिन वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। नॉट बाउंडेड प्लस नॉट बाउंडेड, ऐसा कोई सीक्वेंस बनता है किसी भी क्वेश्चन में, नॉट बाउंडेड, तो हम ये बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है ना वो डाइवर्ज करेगा, इम्प्लाइज सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, डाइवर्सेस टू इन्फिनिटी। ये रिजल्ट हमें एक और यूज़ करना होता है। सिमिलरली आप ये और बना सकते हैं कि एक सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो सीक्वेंस लगातार उसके सारे पद घटते हुए क्रम में, घटते हुए ऑर्डर में है, और वो सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबो करना चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है, बाउंडेड अबो। प्लस नॉट बाउंडेड बिलो, इस बार नॉट बाउंडेड बिलो कर देते हैं, ठीक है, नॉट बाउंडेड बिलो। तो हम ये बोलेंगे कि वो सीक्वेंस जो है वो कहाँ डाइवर्स करेगा स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया फर्स्ट रिजल्ट, और ये इसका सेकंड रिजल्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया कि वो सीक्वेंस जो है वो डाइवर्स करेगा इन्फिनिटी की जगह इस बार माइनस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये हमारा 6 रिजल्ट हो गया जो हमें मेनली क्वेश्चंस करते टाइम में चाहिए होगा, ठीक है। अब एक 7th रिजल्ट में आपकी बुक में हालांकि लिखा हुआ है, ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, बट एक 7th रिजल्ट जो है वो स्टार करके, वेरी वेरी स्टार करके इस रिजल्ट को ध्यान रखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 7th रिजल्ट को आप अच्छे से ध्यान रखें। क्या है देखिए ये रिजल्ट, एक सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, ये जनरल रूल हो गया इसका। एक सीक्वेंस ए एन है, ठीक है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, इफ ए सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, एक सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट if for a given epsilon greater than 0, for a given epsilon greater than 0 there exist, ठीक है, there exist a positive integer m, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर m, ये नेचुरल नंबर में से कुछ होगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा कि आप ए एन माइनस ए एम का वैल्यू यदि चेक करें तो ये वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से कम आएगा, ठीक है। फॉर ऑल एन का वैल्यू जो है ना वो एम के या तो इक्वल होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, और कैसे इसका यूज़ होगा मैं क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके अप्लाई करके बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको दो दो तीन तीन मेथड से करके बता दूंगा, जो आपको सूटेबल हो एग्जाम में आप वो ही यूज़ करिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की एक अलग टेक्निक होती है और सब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी एग्जाम में करने के लिए एक अलग टेक्निक होती है, तो मैं आपको पूरे प्रोसीजर वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपके पास स्टूडेंट्स ये है कि आप ये सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छे से नोट करिए, और एक पेपर लगेगा फ्रंट और बैक में, और आप ये सारे नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में जो है वो ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो अगली जब हम क्लास क्वेश्चंस की करेंगे तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप ये वीडियो देखिए और अच्छे से देखिए, हर एक चीज़ पॉइंट नोट करके चलिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कहाँ आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स का एक हमारे इस एरिया में थोड़ा सा वीकनेस है, तो उस कोशिश ये है कि उस वीकनेस को कैसे भी करके हम भरें और ज़्यादा से ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स में नॉलेज जो है वो गेन किया जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।